हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। तो कल हमने अपना रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट स्टार्ट किया था और हमने कल उसका थ्योरेटिकल पार्ट जो है सब कवर कर लिया। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट से। ओके, तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पेज नंबर 6.20, इलस्ट्रेशन नंबर 15। ठीक है, अभी हम मॉडर्न अप्रोच पे बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एंड देन हम बाद में ट्रेडिशनल अप्रोच के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 15 पेज नंबर 6.20। ठीक है, ऑन विच साइड will the increase in the following accounts to be recorded, also mention the nature of account। तो अभी इलस्ट्रेशन नंबर जो 15 है हमारा, वो बोल रहा है कि कुछ ट्रांजेक्शन्स उसने दिए हैं और वो पूछ रहा है कि अगर इनमें इंक्रीज होता है, ये इंक्रीज होते हैं तो किस साइड में हम इन्हें रिकॉर्ड करेंगे और इनका नेचर ऑफ अकाउंट क्या होगा। ठीक है, चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसका फॉर्मेट बनाते हैं पहले। अपना ये इलस्ट्रेशन 15 है, पेज 6.20। ठीक है, चलो फॉर्मेट बनाते हैं। Accounts involved, then what have it's asked? Nature of account, given that। ओके, सो हमारा फर्स्ट जो रहेगा अकाउंट्स इन्वॉल्व, नेचर ऑफ अकाउंट, इम्पैक्ट और यू कैन राइट इफेक्ट। देन यहाँ पे वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ठीक है, अभी देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है कि कैश, हमारा फर्स्ट जो है कैश है। फर्स्ट इज आर कैश। अकाउंट्स इन्वॉल्व इज कैश। नेचर ऑफ अकाउंट इसका क्या है? कैश इज व्हाट? कैश क्या होता है हमारा? असेट। तो हम कैश के सामने नेचर ऑफ अकाउंट, हमने जो मॉडर्न अप्रोच पढ़ा था उस मॉडर्न अप्रोच के अंदर हमारे अकाउंट को 5 पार्ट में डिवाइड किया था। उसका शॉर्ट फॉर्म जो हमने लिखा था वो था क्लियर। ठीक है, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, असेट एंड रेवेन्यू। तो कैश किस में फॉल करेगा आपका? ये फॉल करेगा असेट्स में। ठीक है, अभी इम्पैक्ट ऑन अकाउंट जो आपका क्वेश्चन ने उसको स्टडी रखा है, मतलब इम्पैक्ट जो है वो इंक्रीज बोल रहा है क्वेश्चन, इम्पैक्ट ऑन अकाउंट। तो क्वेश्चन ने इसको इंक्रीज बोला है परमानेंटली, हर केस में ये इंक्रीज हो रहा है।
तो इंक्रीज। अभी देखो कैश, इसका नेचर ऑफ अकाउंट इज असेट्स, इम्पैक्ट क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमने जो रूल पढ़ा था मॉडर्न अप्रोच में, उस रूल के अकॉर्डिंग असेट जब हमारी इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट, तो इट विल बी डेबिट। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं। देन आपका सेकेंड है मशीनरी। मशीनरी, मशीनरी, मशीन क्या है हमारी, एक, क्या वो लाइबिलिटी है या असेट है या फिर क्या है, रेवेन्यू है, एक्सपेंस है। मशीनरी इज एन असेट, मशीनरी हमारी एक असेट, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ये, तो असेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे आता है। ओके, देन थर्ड इज योर डेटर। डेटर क्या है आपका, मॉडर्न अप्रोच में 5 पार्ट्स में डिवाइड है हमारे अकाउंट, उसमें डेटर क्या है आपका, एक असेट है। तो आप यहाँ पे असेट लिखोगे, देन ये इंक्रीज हो रहा है डेबिट साइड, ठीक है। फोर्थ इज क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है आपका, असेट और लायबिलिटी। क्रेडिटर हमारे जो होते हैं, लायबिलिटी होती है हमारी, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हमें पैसे देने होते हैं, तो हमारी देनदारी होती है वो, तो ये एक लायबिलिटी है। तो इसका जो नेचर ऑफ अकाउंट रहेगा वो आपका आएगा लायबिलिटी, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला है कि ये सारी चीजें इंक्रीज हो रही हैं, इंक्रीज, जब लायबिलिटी हमारी बढ़ती है तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्रेडिट होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, प्रोप्राइटर्स अकाउंट। प्रोप्राइटर्स अकाउंट, इसका नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, याद करो, क्लियर। क्लियर के अंदर हमारे पास 5 बाइफर्केशन है, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, असेट, रेवेन्यू। किसमें फॉल कर रहा है ये, प्रोप्राइटर्स अकाउंट। प्रोप्राइटर्स अकाउंट मीन्स प्रोप्राइटर जो कैपिटल लेके आता है, तो हमारा फर्स्ट जो कैपिटल है ये उसमें फॉल करेगा। तो इसका नेचर ऑफ अकाउंट क्या होगा, कैपिटल। इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज। अभी देखो, जब ये इंक्रीज हो रहा है तो एज पर मॉडर्न अप्रोच जब हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। देन रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, आपको रेंट मिला, ठीक है, रेंट मिला, तो इसका नेचर क्या है, क्लियर। क्लियर में आप देखो ये किसमें फॉल करता है, आपको कुछ पैसे मिले कहीं से, तो ये आपका रेवेन्यू, इनकम का इसका नेचर है, ठीक है। तो नेचर ऑफ अकाउंट एज पर मॉडर्न अप्रोच इज रेवेन्यू। इसमें इंक्रीज हो रहा है, जब आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। ओके, देन नेक्स्ट इज सैलरी पेड। सैलरी पेड, हमने सैलरी का पेमेंट किया। जब हम सैलरी पे कर रहे हैं तो वो मेरा एक खर्चा है, किस अकाउंट में फॉल करेगा, एक्सपेंस के अकाउंट में फॉल करेगा, एक्सपेंस नेचर हो गया इसका। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्सपेंस,
इसमें इम्पैक्ट क्या है, इंक्रीज। जब मेरा एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो एज पर मॉडर्न अप्रोच हम क्या करते हैं, उसे डेबिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो आपका ये किस अकाउंट, किस नेचर ऑफ अकाउंट में फॉल करेगा, ये आपका फॉल करेगा रेवेन्यू में। आपको पैसा मिला है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो पैसा मेरे को मिला है, ऐसा नहीं है कि कोई भी पैसा मेरे को मिल रहा है तो वो सारी चीजें मेरी इनकम हो जाएगी। अगर मैंने बैंक से लोन लिया तो वहां भी मेरे को पैसा मिल रहा है, बट इट डजेंट मीन कि वो मेरी एक इनकम या वो मेरा रेवेन्यू है। बैंक से मेरे को पैसा मिल रहा है मतलब मैं उनसे उधार लेके आ रहा हूँ, तो वो मेरी एक लाइबिलिटी होगी। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने कुछ कमाया तो इसका नेचर होगा रेवेन्यू। ये इंक्रीज हो रहा है, और जब मेरा रेवेन्यू या इनकम इंक्रीज होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, किस साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो ये आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 15 कंप्लीट होता है। आप इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 16। ये क्या बोल रहा है, ऑन विच साइड द डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट। अभी इसमें सारी चीजें ये डिक्रीज हो रही हैं। ठीक है, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे अकाउंट्स इन्वॉल्व पहले लिख दिया है। अभी इम्पैक्ट ऑन अकाउंट क्या है, ये सारी चीजें डिक्रीज हो रही हैं। ठीक है, ये सारी चीजें डिक्रीज हो रही हैं। चलो, फर्नीचर इज व्हाट, फर्नीचर इज योर असेट। ठीक है, और जब मेरा असेट डिक्रीज होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, किस साइड पे लिखते हैं, एज पर मॉडर्न अप्रोच रूल, व्हेन असेट विल इंक्रीज we will write it on debit side and when it will decrease we will write it on credit side। तो ये होगा क्रेडिट। बैंक, बैंक आपका जो बैंक में बैलेंस पड़ा है आपका, वो क्या है, आपका असेट। ठीक है, जब असेट डिक्रीज होगी मेरी तो कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट। प्रोप्राइटर्स अकाउंट, प्रोप्राइटर्स अकाउंट किस किस नेचर ऑफ अकाउंट में फॉल करेगा, आपका कैपिटल। ठीक है, इसका नेचर ऑफ अकाउंट होगा कैपिटल, और जब मेरा कैपिटल डिक्रीज हो रहा है तो एज पर मॉडर्न अप्रोच रूल वो डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, सैलरी पेड। अब यहां पे देखो, सैलरी पेड जो है एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब डिक्रीज हो रहा है, मेरा एक्सपेंस जब डिक्रीज हो रहा है, जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट साइड में लिखते हैं। जब मेरा एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है तब मैं उसे कहां पे लिखूंगा, एज पर रूल क्रेडिट साइड पे लिखूंगा। ठीक है, बट एक्सपेंस डिक्रीज कैसे होगा, ठीक है, सपोज मैंने राम जो मेरे यहाँ काम करता है, मैंने उसको 10,000 की सैलरी दी। ओके, 10,000 का पेमेंट मैंने उसको किया एज सैलरी, तो मैंने उसको एक्सपेंस माना, यहाँ पे मेरा एक्सपेंस हुआ तो मैंने उसको डेबिट किया। ओके, बट मुझे उसके कुछ काम में कुछ गड़बड़ियाँ मिली, जो गड़बड़ी थी उसकी वजह से मैंने उसको बोला कि मैं आपकी सैलरी काटूंगा, बट वो एक्सपेंस मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ 10,000 का। जब मैं उसको बोल रहा हूँ कि मैं आपकी सैलरी में से कुछ हिस्सा काटूंगा या मैं उसको कम करके दूंगा, तो यहाँ पे जो एक्सपेंस है मेरा वो डिक्रीज हुआ। ठीक है, नाउ हम सैलरी, उस सैलरी के एक्सपेंस को जब डिक्रीज करना चाहेंगे तो उसे हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, तो सैलरी पेड इज, दिस एक्सपेंस इज डिक्रीजिंग, so this will be written on
क्रेडिट साइड। ओके, सैलरी आउटस्टैंडिंग, हमारा ये सैलरी पेड का नेचर था एक्सपेंस। सैलरी आउटस्टैंडिंग ये किस नेचर ऑफ अकाउंट में फॉल करेगा? सैलरी आउटस्टैंडिंग मीन्स व्हाट? एक लायबिलिटी है, मुझे अपने एम्प्लॉय को सैलरी का पेमेंट करना था और मैंने वो सैलरी जो है पेमेंट अभी नहीं किया है, तो जब आउटस्टैंडिंग है तो वो मेरी लायबिलिटी है, तो इसका नेचर क्या है? लायबिलिटी का। जब मेरी लायबिलिटी कम होती है, जब मेरी लायबिलिटी बढ़ती है तो हम उसे क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। जब मेरी लायबिलिटी कम हो रही है, नीचे जा रही है, तो हम उसे डेबिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, सुभाष अ कस्टमर। अब देखो ये क्वेश्चन हमें घुमा रहा है। सुभाष अ कस्टमर, एक मेरा कस्टमर है जिसका नाम है सुभाष। तो कस्टमर क्यों है? क्योंकि उसने मेरे से कोई ना कोई सामान खरीदा होगा, और जब उसने सामान खरीदा होगा और उसने मुझे पैसे नहीं पे किए, तभी मैं अपनी बुक्स में उसका नाम लेके आ रहा हूँ। नहीं तो मैं उसका नाम क्यों लेके आता? मैं अगर कोई सेल कर रहा हूँ, मेरे को कैश मिल गया तो मैं कैश रिकॉर्ड करूंगा डायरेक्टली, बट इस बंदे ने कैश का पेमेंट नहीं किया होगा, मेरे को पेमेंट नहीं किया होगा, तो मैंने इसको अपना डेटर बना लिया। अब डेटर, ये हमारा एक डेटर है। डेटर मीन्स व्हाट? असेट। ठीक है, असेट, जब मेरी असेट डिक्रीज हो रही है, जब इंक्रीज होती है तो हम उसे डेबिट साइड पे लिखते हैं, और जब वो डिक्रीज हो रही है तब हम उसे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका इलस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, आप इसे नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चलो, तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 17। अब ये इलस्ट्रेशन नंबर थोड़ा 17 जो है वो अच्छा है। ठीक है, 17। From the following transactions, state the nature of accounts and state which account will be debited and which account will be credited। ठीक है, इसमें हम ट्रांजेक्शन को यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, बट बस हम इंपॉर्टेंट चीजें जैसे अकाउंट्स इन्वॉल्व, हम ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो पहला ट्रांजेक्शन क्या है मेरा? सहदेव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख। अब देखो, अब हमें इसमें पहले तो जो हमने पहले 2 क्वेश्चन किए उसके अंदर हमें अकाउंट का नाम दे रखा था कि ये कैश अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, बट अभी हमारे पास ट्रांजैक्शन है। अब उस ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे? अकाउंट मीन्स जो मैंने आपको बताया था कि जब हम अकाउंट बनाते हैं तो एक पर्टिकुलर नेचर के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसे हम एक अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मैंने कोई फर्नीचर लिया तो फर्नीचर, उस फर्नीचर से रिलेटेड, जैसे मैंने टेबल बाई किया तो उस टेबल से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उस टेबल अकाउंट के अंदर में आएंगे। ठीक है, मैंने उस टेबल को रिपेयर कराया, फिर मैंने उस टेबल को कुछ बेच दिया या मैंने और टेबल ऐड किए, तो टेबल का अकाउंट जो है उसके अंदर वो चीज़ें आएंगी। ठीक है, मैंने कंप्यूटर लिए तो कंप्यूटर का एक अलग से अकाउंट बनेगा, जिसमें जब मैं कोई कंप्यूटर बाई करूंगा तो उसी अकाउंट में आएगा, कंप्यूटर कोई सेल करूंगा तो उसी अकाउंट में, अकाउंट मीन्स उसका एक अलग से अकाउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंट्स इन्वॉल्व का मतलब ये है। अभी देखो, जब फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? सहदेव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सहदेव ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश ऑफ ₹5 लाख। तो हमारा जो हम देख पा रहे हैं, फर्स्ट अकाउंट जो होगा वो तो होगा कैश का, कि मेरा एक अकाउंट कैश का ओपन होगा, और जो सहदेव ने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं सहदेव के नाम का कोई अकाउंट नहीं ओपन करूंगा, क्योंकि जब सहदेव ने बिजनेस स्टार्ट किया उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो
हमारे बुक्स में कैपिटल अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन। अब नेचर ऑफ अकाउंट, इस अकाउंट का नेचर क्या है? कैश इज आर असेट और कैपिटल जो है मेरा, कैपिटल ही इसका नेचर है। ठीक है, अभी देखो, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं कैश लेके आया, मींस बिजनेस में हमारे कैश जो है वो इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल भी मेरी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जब मेरी एसेट इंक्रीज होती है तो हम उसे डेबिट साइड पे लिखते हैं, और जब मेरी कैपिटल इंक्रीज होती है तो एज पर मॉडर्न अप्रोच, अगर आप देखो अपने कॉपी में जो आपने नोट बनाए हैं, कैपिटल जब मेरा इंक्रीज होता है तो मैं उसे क्रेडिट साइड पे लिखता हूँ और डिक्रीज होता है तो मैं उसे डेबिट साइड पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? अब जैसे अभी हमें इसमें अमाउंट दिए हुए हैं तो हम इसमें अमाउंट लिख सकते हैं। ठीक है, 5 लाख और 5 लाख। ठीक है, ये डेबिट साइड पे और ये क्रेडिट साइड पे। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज व्हाट? परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। हमने जो है गुड्स परचेज किए फॉर कैश फॉर ₹20,000, तो मेरा जो अकाउंट इन्वॉल्व होगा, फर्स्ट इज कैश एंड सेकेंड इज मैंने परचेज किया है, तो मेरा एक परचेज का अकाउंट बनेगा जहां पे मैं जितने भी गुड्स परचेज करूंगा और जो गुड्स मैं सेल करूंगा तो उस अकाउंट में वो रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो दूसरा अकाउंट क्या हो गया यहाँ पे? परचेज अकाउंट। अब इसका नेचर क्या है कैश अकाउंट का? इज असेट। और परचेज, परचेज क्या है? देखो, जब मैं परचेज करता हूं तो मैं गुड्स खरीद के लाता हूं जिसे मैं अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब मेरा बिजनेस का नेचर ही वही है कि मैं वो सामान बेचता हूं। ठीक है, जैसे हमने पहले भी की क्लासेस में किया था, अगर मैं कंप्यूटर्स सप्लायर हूँ तो मैं कंप्यूटर खरीद के लाऊंगा और फिर उन कंप्यूटर को मैं आगे बेच दूंगा, तो वो मेरा नॉर्मल बिजनेस है। ठीक है, बट एक कंपनी जिसका बिजनेस है सर्विस प्रोवाइड करना, कोई सर्विस प्रोवाइड करना, जब वो कंप्यूटर को खरीदेगी तो वो उसके लिए एक असेट होगा। ठीक है, तो मैंने कोई गुड्स लिए तो वो गुड्स जो हमारा स्टॉक होता है वो एक असेट होता है, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द पीरियड हमारे पास बचा होता है। बट जब मैं कोई भी सामान खरीद के ला रहा हूँ बेचने के पर्पस के लिए तो वो मेरा एक एक्सपेंस होता है, बिकॉज वो खर्चा मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपना बिजनेस कर सकूं और उससे रेवेन्यू अर्न कर सकूं। ठीक है, तो ये परचेज अकाउंट का जो नेचर है वो होगा एक्सपेंस। ठीक है, ये एक्सपेंस मैंने रेवेन्यू अर्न करने के लिए किया ड्यूरिंग द पीरियड, और एट द एंड ऑफ द पीरियड, जैसे मंथ एंड या क्वार्टर एंड मतलब 3 महीने का लास्ट जो डेट होता है वो क्वार्टर एंड या फिर ईयर एंड पे जो मेरा स्टॉक बच जाएगा वो एक्सपेंस नेचर नहीं होगा उसका, उसका नेचर होगा असेट, शॉर्ट टर्म असेट। ठीक है, तो परचेज अकाउंट का नेचर होगा एक्सपेंस का। ठीक है, अभी देखो, मैंने परचेज किया तो मेरा एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज हुआ और मेरा कैश जो है आउटफ्लो हुआ, इसका मतलब ये डिक्रीज हुआ। ठीक है, जब मेरी असेट डिक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, 20,000 ऑन क्रेडिट साइड। जब मेरा एक्सपेंस इंक्रीज होता है, खर्चा बढ़ता है या खर्चा होता है, तब मैं उसे डेबिट साइड पे लिखता हूँ। ठीक है, नाउ थर्ड ट्रांजेक्शन इज परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रघुबीर ऑन क्रेडिट
फॉर ₹25,000। देखो मैंने फिर से गुड्स परचेज किए फ्रॉम रघुवीर, तो एक मेरा अकाउंट जो खुलेगा वो खुलेगा परचेज का, और मैं अब क्रेडिट पे सामान खरीद के लाया, तो मेरी एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई रघुवीर के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे क्रेडिटर नहीं लिखूंगा, मेरे पास रघुवीर का नाम है, तो मैं यहाँ पे एक रघुवीर का अकाउंट खोलूंगा, रघुवीर अकाउंट। अब जब मैं इस रघुवीर का अकाउंट खोलूंगा तो मैं उसमें रिकॉर्ड करूंगा हमने कुछ गुड्स परचेज किए, और जब मैं पेमेंट करूंगा तब भी वो रघुवीर के अकाउंट में रिकॉर्ड होगा कि हमने उसको कुछ पेमेंट किया। ठीक है, तो परचेज का नेचर क्या है, एक्सपेंस। रघुवीर इज व्हाट, आर क्रेडिटर। क्रेडिटर मीन्स हमारी देनदारी, मीन्स लायबिलिटी, तो इसका नेचर क्या है, लायबिलिटी। अब हमने परचेज किया तो मेरा एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज हुआ, और मैं उधारी पे खरीद के लाया, मतलब मेरी लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई। ठीक है, जब मेरा एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो हम डेबिट साइड पे लिखते हैं 25,000, और मेरी लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, व्हिच इज इन दिस क्वेश्चन 25,000। ठीक है, नेक्स्ट, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम फैंसी फर्नीचर हाउस फॉर 1,50,000 ऑन क्रेडिट। अब देखो फोर्थ ट्रांजेक्शन में हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं कौन सा अकाउंट ओपन करूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं अब यहाँ पे परचेज वर्ड का यूज नहीं कर सकता। ठीक है, परचेज वर्ड का यूज हम तभी करते हैं जब हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो गुड्स हम खरीद के ला रहे हैं उस हमारा बिजनेस है कि हम उसे सेल करेंगे। बट फर्नीचर इस केस के अंदर जो हमारा फर्नीचर है वो स्पेसिफिकली मेंशन है कि परचेज किया हमने फर्नीचर। ठीक है, उसको परचेसेस नहीं बोल रहा है, वो फर्नीचर बोल रहा है, फर्नीचर। तो हम यहाँ पे एक फर्नीचर का अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट, एंड किससे खरीद के लाए हम, फैंसी फर्नीचर हाउस, तो एक हमारा फैंसी फर्नीचर हाउस का अकाउंट खुलेगा, फैंसी फर्नीचर हाउस। फर्नीचर क्या है हमारा, फर्नीचर एक असेट है हमारे। ठीक है, अब फैंसी फर्नीचर हाउस से हम क्रेडिट पे खरीद के लाए, उधारी पे खरीद के लाए, तो ये हमारा क्रेडिटर हो गया। और क्रेडिटर हम मॉडर्न अप्रोच में क्रेडिटर को क्या किस नेचर ऑफ अकाउंट में डालते हैं, लायबिलिटी। ठीक है, क्लियर, आपको याद है ना एब्रीविएशन लायबिलिटी। यहाँ पे असेट मेरा इंक्रीज हो रहा है और लायबिलिटी भी हमारी इंक्रीज हो रही है। तो जब असेट मेरा इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड पे आएगा 1,50,000, एंड जब लायबिलिटी मेरी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड पे आएगी 1,50,000। अभी देखो, अब एक चीज आप इसके अंदर ऑब्जर्व करो, जब भी कोई एक ट्रांजेक्शन में कर रहा हूं तो उसका एक साइड डेबिट है तो दूसरा साइड क्रेडिट है। ठीक है, कभी भी जैसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में किया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन में असेट साइड जब इम्पैक्ट होती है तो लायबिलिटी साइड भी इम्पैक्ट होती है साथ में, और हमारा असेट साइड अगर इम्पैक्ट होता है तो माइट भी एक असेट जा रहा हो और एक असेट आ रहा हो। जैसे फर्नीचर परचेज किया मैंने कैश में, तो फर्नीचर आया, एक असेट आया, और कैश गया, मतलब एक असेट गया। तो वहां पे अकाउंटिंग इक्वेशन में वो इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड होती थी, मतलब दोनों साइड इक्वल आते थे हमारे। और इस केस में अगर आप ऑब्जर्व करो, ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन जितना मेरा डेबिट हो रहा है उतना ही क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखो जितना डेबिट उतना क्रेडिट।
जितना डेबिट उतना क्रेडिट, जितना डेबिट उतना क्रेडिट, ठीक है। तो इसी फॉर्म में हमारी जर्नल एंट्रीज होती हैं। ये हमारा बेसिक है जो हम अभी सीख रहे हैं, यही हमारा जर्नल एंट्री के लिए बेसिक बनेगा आगे चल के, ठीक है। अभी देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000। अभी आप ये नोट करो, फिर मैं इसको रफ करके फिर आगे चलता हूँ, ठीक है। आपका जो फिफ्थ ट्रांजेक्शन है वो है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000। अब सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मैंने गुड्स को बेचा, ठीक है। तो अभी आपके यहाँ पे दो अकाउंट खुलेंगे, एक खुलेगा सेल्स का, सेल्स अकाउंट, और एक रहेगा आपका कैश का। सेल्स मैंने बेचा, बेचा मतलब मेरा वो एक रेवेन्यू है, ठीक है। नेचर ऑफ अकाउंट में इसको लिखेंगे हम रेवेन्यू, और कैश अकाउंट इज योर असेट। सेल्स मैंने सेल किया मतलब रेवेन्यू मेरा इंक्रीज हुआ, और क्योंकि मैंने कैश में बेचा है तो मेरे पास कैश आया होगा, कैश इज इंक्रीज, मतलब असेट इंक्रीज हुई मेरी। अब रेवेन्यू जब मेरा इंक्रीज होता है तो हम इसे लिखते हैं क्रेडिट साइड पे। मैंने कितने का बेचा, मैंने बेचा है 30,000 का, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे हम इसको 30,000, और मेरा असेट इंक्रीज हुआ तो हम उसे लिखेंगे डेबिट साइड पे 30,000। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सिक्स्थ, सोल्ड गुड्स टू युवराज ऑन क्रेडिट फॉर ₹50,000। हमने युवराज को गुड्स बेचे फॉर ₹30,000, तो हमने यहाँ पे उधारी में बेचे, ठीक है। युवराज मेरा क्या बना फिर, डेटर। तो एक अकाउंट खुलेगा युवराज का, और एक अकाउंट रहेगा हमारा सेल्स अकाउंट। युवराज इज आर डेटर, हमने उसको कुछ सामान बेचा है उधारी पे, डेटर इज आर असेट, ठीक है। सेल्स अकाउंट, सेल्स मैंने बेचा, ये मेरा रेवेन्यू है, तो हमारा ये नेचर डिफाइन हो गया। जब मैंने इसको बेचा तो मेरी एक नई असेट क्रिएट हुई, मतलब असेट इंक्रीज हुई, तो यहाँ पे इंक्रीज आएगा, और मेरी रेवेन्यू, मैंने बेचा तो मेरा रेवेन्यू बढ़ा, इट विल ऑल्सो इंक्रीज। अभी देखो, असेट जब इंक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड क्या अमाउंट है इसमें, 50,000, एंड सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड 50,000। ओके, नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज कैश पेड टू रघुबीर। रघुबीर जो हमारा क्रेडिटर है, हमने उसको कैश का पेमेंट किया, कितना, 50,000। तो हमने पहले ही इसके अकाउंट बना रखे हैं, मतलब हमने पहले जो अकाउंट यूज किया था वो ही यहाँ पे यूज करेंगे, रघुबीर अकाउंट एंड कैश अकाउंट। रघुबीर इज आर क्रेडिटर, क्रेडिटर मीन्स लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, इसका नेचर क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मेरी क्या हो रही है, डिक्रीज, हमने उसको पेमेंट कर दिया तो मेरी लाइबिलिटी कम हो गई। जब लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। कैश क्या है मेरा, असेट, ये भी मेरा डिक्रीज हो रहा है, और जब असेट डिक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, वी हैव पेड 20,000
and not the 50,000. We have paid 20,000. Cash received from युवराज 15,000. अब देखो, युवराज जो कि मेरा एक डेटर है, मुझे उससे पैसे मिल गए, ठीक है। तो युवराज अकाउंट एंड कैश अकाउंट यहाँ पे इम्पैक्ट होंगे हमारे, ठीक है। युवराज जो कि मेरा एक डेटर है, डेटर मीन्स व्हाट, असेट। असेट जब मेरे को उससे पैसे मिल गए 15,000, तो वो मेरे को 15,000 कितने का बेचा था हमने, 50,000 का। 15,000 पे मेरे को मिल गए उससे, तो वो 15,000 मेरे को अब कम देगा क्योंकि उसने 15,000 का पेमेंट कर दिया। तो असेट इज, असेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, असेट इज डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग, डिक्रीज। जब असेट डिक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो 15,000 क्रेडिट। कैश, कैश इज ऑल्सो एन असेट। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है इंक्रीज, और जब असेट इंक्रीज होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं 15,000, ठीक है। एंड द लास्ट ट्रांजेक्शन इज पेड रेंट रुपीज 10,000। मैंने रेंट का पेमेंट किया 10,000 का। रेंट इज व्हाट, एन एक्सपेंस, ठीक है। तो पहले हम रेंट का एक अकाउंट खोलेंगे, रेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट। रेंट इज एन एक्सपेंस, तो इसका नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, एक्सपेंस, और कैश अकाउंट इज योर असेट। एक खर्चा हमने किया, मतलब खर्चा बढ़ा, मेरा भी जीरो एक्सपेंस है। मैंने 10,000 का पेमेंट किया, मतलब खर्चा इंक्रीज हुआ। जब खर्चा इंक्रीज होता है मेरा, तो क्या करते हैं हम उसे डेबिट, ठीक है। 10,000 विल गेट डेबिट। असेट, जब मैंने कैश का पेमेंट किया, मेरी असेट डिक्रीज हो रही है, क्या करेंगे, डिक्रीज होगी तो हम बताओ, हम उसको करेंगे क्रेडिट। 10,000 विल बी क्रेडिट, ठीक है। तो आई होप कि अभी जो मॉडर्न अप्रोच बोल रहा था कि कोई असेट जब इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी तो क्या करेंगे, अभी हमने 3 इलस्ट्रेशन की। अभी उससे आपको काफी अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि वो क्या बोलना चाह रहा था, ठीक है। अभी आप इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना इलस्ट्रेशन नंबर 18, पेज 6.21, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है इलस्ट्रेशन, ओपन टी शेप अकाउंट फॉर फर्नीचर एंड राइट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड। अभी हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन आया है जिसमें ये अकाउंट ओपन करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो चलो करते हैं। अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आपको दिया था पहले। अभी हम एक सिंपल अकाउंट, टी शेप अकाउंट, टी शेप क्यों बोलते हैं इसको, ये देखो बीच में एक लाइन खींच दी, टी शेप हो गई, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखो डेट नहीं है कोई, या फिर हम अभी जर्नल एंट्री पास नहीं करे, तो डेट और जर्नल फोलियो का कॉलम अभी हम नहीं बना रहे, सिंपल अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, मेरा जो लेफ्ट साइड होता है वो होता है डेबिट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, डीआर, ठीक है। और जो राइट साइड होता है वो होता है क्रेडिट, और लिखते हैं हम इसको सीआर। अब देखो
इसमें क्या बोल रहा है, ओपन टी शेप अकाउंट फॉर फर्नीचर एंड राइट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड. फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹20,000. अभी पिछला वाला इलस्ट्रेशन माइंड में लेके आओ. फर्नीचर परचेज फॉर ₹20,000. तो हम अकाउंट्स इन्वॉल्व में क्या लिखते थे, हम दो अकाउंट ओपन करते थे, एक फर्नीचर अकाउंट और एक कैश अकाउंट. अभी हम यहाँ पे कैश अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, हमें क्वेश्चन में फर्नीचर अकाउंट ही पूछा है उसने बस. ठीक है, फर्नीचर अकाउंट. जब आप वहां पे फर्नीचर अकाउंट लिखते थे अकाउंट इन्वॉल्व में, उसका मतलब ये था कि फर्नीचर का एक अकाउंट होगा ऐसा कुछ. ठीक है, जिसमें सारी फर्नीचर की ट्रांजैक्शन लिखेंगे. फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज व्हाट, फर्नीचर परचेज फॉर ₹20,000. फर्नीचर जब मैंने परचेज किया तो फर्नीचर एक असेट, वो इंक्रीज हुआ, और जब असेट इंक्रीज होती है तो हम उसे कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड पे. ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे टू कैश. ये क्या, कैश कहां से आ गया, अभी देखो ये फर्नीचर का अकाउंट है, फर्नीचर डेबिट हो रहा है. ठीक है, तो कोई ना कुछ तो क्रेडिट जरूर हो रहा होगा, तो क्रेडिट क्या हुआ होगा, कैश. ठीक है, अभी आप अगर पिछला सोल्यूशन देखो तो एक चीज अगर डेबिट हो रही है तो दूसरी चीज क्रेडिट हो रही है. जब मेरा फर्नीचर इंक्रीज हुआ तो मेरे को पता चल गया कि असेट इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स डेबिट साइड पे लिखा जाएगा. बट जो उसका अकाउंट है उसमें हम कैसे लिखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये फर्नीचर इंक्रीज कैसे हुआ था, मतलब किस रीजन से इंक्रीज हुआ. तो जो हमारा इस केस में क्रेडिट साइड में आ रहा है उसको हम उठा के यहाँ पे लिख देंगे टू कैश. अब देखो ये जो टू लिखा है, ये टू एक हमारा कन्वेंशन बोल सकते हैं या फिर ट्रेडिशन बोल सकते हैं जिसे हम फॉलो करते आ रहे हैं. इसका हम इधर टू लिखते हैं और इधर बाई लिखते हैं. तो टू और बाई का एज सच कोई वो नहीं है रेलेवेंस, बट क्योंकि हम ट्रेडिशनली इसको फॉलो करते आ रहे हैं तो हम टू और बाई का यूज करते हैं. ठीक है, तो जब मेरा फर्नीचर इंक्रीज हुआ मीन्स हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसका रीजन इंक्रीज होने का, अगर मैं एंट्री को उस ट्रांजैक्शन को इस अकाउंट से रीड करना चाहूँ तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चीजें लिखते हैं. ठीक है, जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू कैश, कितना कैश दिया मैंने, 20,000. अब क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो आपको ये थोड़ा एब्सर्ड लग रहा होगा कि ये हम क्या कर रहे हैं, बट जिसे अकाउंट्स आती है वो इस चीज को देखेगा तो उसे एक फर्स्ट इंस्टेंस में ही समझ में आ जाएगा कि हमारा फर्नीचर इंक्रीज हुआ है, हमने फर्नीचर परचेज किया है, वो भी कैश देके. तो ये एक लैंग्वेज है, मैंने आपको जैसे बताया था एक लैंग्वेज है. ठीक है, फर्नीचर इंक्रीज हुआ तो डेबिट साइड पे लिखा मैंने, किस वजह से इंक्रीज हुआ, हमने उसको कैश देके परचेज किया. ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग ₹5,000. अब देखो फर्नीचर एक असेट वो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि मैंने उसको बेच दिया. ठीक है, तो अब मैं जब असेट डिक्रीज हो रही है तो मैं उसको क्रेडिट साइड पे लिखूंगा. कैसे लिखूंगा मैं उसे, बाई फर्नीचर सोल्ड. ठीक है, अब देखो आप बोल सकते हो कि मैंने जब उसको सेल किया तो मैंने उसको कैश में सेल किया, बट जब आप यहाँ भी कैश लिख दोगे, यहाँ आप कैश लिख सकते हो बाई कैश, बट आपको ये इसके अंदर सेल या सोल्ड दिखाना पड़ेगा. ठीक है, कि हमने उसको सेल किया. ओके, ये इसका ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आप फर्नीचर सोल्ड ही लिखोगे, आप लिख सकते हो बाई बाई कैश और बाई फर्नीचर सोल्ड और ब्रैकेट में सेल्स दिखा सकते हो. बट जो भी आप यहाँ लिखोगे उससे मेरा ट्रांजैक्शन का पता चलना चाहिए कि उस वो ट्रांजैक्शन क्या हुई है कि आपने उसको क्रेडिट साइड पे लिखा है. ठीक है, बाई फर्नीचर सोल्ड, कितने का बेचा मैंने, 5,000 का. ठीक है,
अभी मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं और मॉडर्न अप्रोच के जो रूल्स हैं अभी आपको हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं एंड यू कैन सी कि वो अभी अभी हमारा करेक्ट जा रहा है, ठीक है। थर्ड ट्रांजेक्शन इज फर्नीचर अगेन परचेज फॉर 8,000। हमने फिर से फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर परचेज किया मींस मेरा असेट इंक्रीज हुआ दैट मींस कि हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो टू कैश हमने फर्नीचर परचेज किया 8,000 का, ठीक है। हमने कैश दिया और फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर हमने डेबिट साइड पे लिखा, मेरा इंक्रीज हो रहा है, मैंने उसके लिए कैश का पेमेंट किया। ओके। ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड फॉर ₹2,500। हमने पुराने फर्नीचर को बेच दिया, मतलब उसको डिस्कार्ड कर दिया, मैंने उसको फेंक दिया या फिर किसी को दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, 2,500 मतलब हमने उसको डिस्कार्ड किया, मतलब कबाड़े में बेचा उसको 2,500 का। तो बाई फर्नीचर डिस्कार्डेड, क्योंकि जब मैंने उसको बेचा, जब मैंने उसको भंगार वाले को बेचा, मैंने उसको कबाड़ी वाले को बेचा, तो मेरे को उसके 2,500 रुपये मिले। वेट 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 2,500 रुपये मीन्स ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड फॉर 2,500। मेरे को अभी देखो, फर्नीचर जब मैंने डिस्कार्ड किया तो मेरे को उसके लिए 2,500 रुपये मिले। फर्नीचर गया और कैश आया, तो ये क्योंकि फर्नीचर का अकाउंट है तो फर्नीचर मेरा डिक्रीज हो रहा है और दूसरी असेट इंक्रीज होगी। क्या इंक्रीज होगा? मेरा कैश। ओके। फर्नीचर डिस्कार्डेड फॉर 2,000, वो फर्नीचर हमने डिस्कार्ड किया जिसकी वैल्यू 2,500 रुपये थी, ठीक है। तो ये फर्नीचर रिड्यूस हो गया मेरा। वैल्यू ऑफ फर्नीचर वॉज रिड्यूस्ड बाई 2,000। अब मान लो मैंने फर्नीचर को यूज किया पूरे साल, तो हमने डेप्रिसिएशन एक टर्म पढ़ा था। तो जब हम किसी चीज को यूज करते हैं तो उसका नॉर्मल नेचुरल वियर एंड टियर होता है, उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। तो ये लास्ट ट्रांजेक्शन वही बोल रहा है कि वैल्यू जो है फर्नीचर की वो डिक्रीज हो गई बाई ₹2,000, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि असेट डिक्रीज हुई है और डिक्रीज होता है जब असेट का, तो वो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं बाई डेप्रिसिएशन 2,000, ठीक है। तो अभी हमारे ये जो जितने भी ट्रांजेक्शन है हम वो सब लिख चुके हैं। अब देखो, अकाउंट के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है कास्टिंग, ठीक है। कास्टिंग एंड बैलेंसिंग। कास्टिंग मीन्स व्हाट? कास्टिंग मीन्स, यहां लिखो, कास्टिंग मीन्स टोटलिंग। अब हम इसका टोटल करेंगे। अब टोटल के लिए भी एक इसका रूल है। जब आप टोटल करोगे तो आप जहां भी टोटल करोगे उसके नीचे एक और लाइन आएगी, ठीक है, ऐसे। अब देखो, टोटलिंग का रूल क्या है? जो भी साइड, आइदर डेबिट साइड और आइदर क्रेडिट साइड, जिनका भी सम टोटल ज्यादा होगा मींस हायर होगा, वही दोनों साइड पे लिखे जाएंगे, ठीक है। इसका टोटल कितना है? 20 + 8, 28,000, ठीक है। इसका टोटल कितना है? 5,000 + 2,500 इज 7,500 + 2,000 इज 9,500, ठीक है। तो ये साइड का टोटल है 28,000 और ये साइड का टोटल है 9,500। तो दोनों में से कौन बड़ा है? 28,000। तो हम दोनों साइड में 28,000 लिखेंगे, ठीक है। ओके। अब देखो, अब यहाँ पे ये टोटल इसका 9,500 हो रहा है, बट हमने यहाँ लिखा है 28,000। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा जिससे कि ये भी 28,000 हो जाए, ठीक है। तो अब ये 28,000 कैसे होगा?
देखो यहाँ पे अब हम लिखेंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CD, कैरिड डाउन। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 18,500। ओके, तो अब आप इसका सम करोगे तो ये 28,000 आएगा। ठीक है, अब ये जो बाई बैलेंस कैरिड डाउन लिखा है मैंने, इसका मतलब क्या है, इससे हम इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम ये समझते हैं कि जो मेरा फर्नीचर है लास्ट में उसकी जो एंडिंग वैल्यू है वो 18,500 की बची हुई है। आफ्टर डूइंग ऑल दिस ट्रांजेक्शन मीन्स हमने कुछ फर्नीचर ड्यूरिंग द ईयर बेच दिया, कुछ फर्नीचर हमने कबाड़ी वाले को बेचा, और कुछ फर्नीचर डेप्रीशिएशन लगने के कारण उनकी वैल्यू कम हो गई। तो एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास फर्नीचर का बैलेंस कितना बचा 18,500। ठीक है, अब इस केस में ऐसा भी हो सकता था कि मैंने जो फर्नीचर है सारा फर्नीचर बेच दिया अपना। ठीक है, मान लो 28,000 का फर्नीचर है मेरे पास, तो मैं अगर सारा ही फर्नीचर बेच देता हूँ या फिर इन सब का टोटल इसके बराबर हो जाता है 28,000 का इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, तो कोई बैलेंस कैरिड डाउन नहीं आता, ये भी 28,000 आता और ये भी 28,000 आता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये जो बैलेंस है ये डेबिट साइड का बैलेंस है, क्योंकि ये साइड टोटल जो है बड़ी थी, ये साइड टोटल जो है छोटी थी, तो इस छोटी साइड को हम बैलेंस करने के लिए कि ये भी 28,000 हो जाए, हम हमारा जो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर था 18,500 का, हमने उसको यहाँ पे लिखा, ये दोनों बराबर हो जाए, तो हम इसे क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस, ठीक है, ये डेबिट साइड का बैलेंस है जो हमने यहाँ पे लिखा है इसको टोटल करने के लिए। ओके, और इन द सेम इन द सिमिलर मैनर हम यहाँ पे अगर ये साइड बड़ा होता ये साइड छोटा होता तो यहाँ लिखते टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, और उसको हम बोलते क्रेडिट बैलेंस। ओके, तो अभी हमने फर्स्ट एग्जांपल किया एक अकाउंट का, इसे आप नोट करो फिर आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 19, पेज नंबर 6.22। ठीक है, ओपन टी शेप अकाउंट फॉर आर creditor संजय एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑन द प्रॉपर साइड। ठीक है, चलो फॉर्मेट पहले बनाते हैं हम इसका। पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट संजय अकाउंट। ठीक है, अभी फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है इसका, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट फॉर ₹40,000। हमने संजय से गुड्स परचेज किए फॉर ₹40,000। तो संजय जो हमने इससे 40,000 के गुड्स परचेज किए वो कैश में है या क्रेडिट पे, बताओ। जब हमारा नाम आ गया संजय से हमने परचेज किया
दैट मीन्स वो क्रेडिट पे है, तभी तो हमारा संजय का अकाउंट खुला हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमने परचेज किया। देखो, मैंने जब क्रेडिट पे परचेज किया, क्रेडिटर इज व्हाट, इसका नेचर क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्या होता है, क्रेडिट। ठीक है, बाई परचेज, कितने का परचेज किया मैंने, 40,000। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पेड टू संजय 25,000। अब मैंने संजय को कुछ पेमेंट किया, कितने का, 25,000 का। जब मैंने संजय को पेमेंट किया 25,000 का, तो उससे क्या हुआ, मेरी लायबिलिटी, मेरे को संजय को अभी 40,000 देने हैं, मैंने संजय को 25,000 दे दिया, तो मेरी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। और जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है, लायबिलिटी जब कम होती है तो वो डेबिट होती है। ठीक है, टू कैश, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो मैं उसको डेबिट कर रहा हूँ, हमने क्या दिया है उसको, कैश 25,000। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज अगेन परचेज्ड गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट फॉर ₹16,000। मैंने फिर से उससे कुछ परचेज किया, तो जब मैंने उससे कुछ परचेज किया तो मेरी लायबिलिटी फिर इंक्रीज हुई बाई परचेज, बाई परचेसेस 16,000। मेरी लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो मैं उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करता हूँ, मीन्स यहाँ पे हमने रिकॉर्ड किया। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज गुड्स रिटर्न टू संजय फॉर ₹2,000। अब देखो, जो मैं गुड्स संजय से लेके आया था, माइट भी उसमें कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकले। जब उसमें कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकले तो मैं संजय को बोल रहा हूँ कि भाई अपने ये 2,000 की गुड्स तू ले जा वापस। जब वो 2,000 का गुड्स, जब 2,000 का सामान मैंने उसे वापस किया, तो क्या अब वो 2,000 रुपये मुझे उसे देने हैं, नहीं। तो यहाँ पे मेरी जो लायबिलिटी है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, जब लायबिलिटी डिक्रीज होगी दैट मीन्स डेबिट। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू गुड्स रिटर्न 2,500। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है अपना, पेड टू संजय 20,000। हमने संजय को पेमेंट किया 20,000 का, मतलब जब मैं उसे पेमेंट कर रहा हूं तो मेरी लायबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, टू कैश 20,000। ओके, अभी हम कास्टिंग करते हैं, मींस टोटलिंग करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि जब हम टोटलिंग करते हैं तो डबल लाइन करते हैं उसके नीचे, और फिर क्या करते हैं, दोनों साइड के टोटल को देखते हैं कि किसका टोटल बड़ा है। यहाँ देखो, 25,000 प्लस 20,000, 45,000 प्लस 2,500, तो 47,500 यहाँ पे हो रहा है इसका टोटल, 47,500। यहाँ पे 40,000 प्लस 16,000 इज 56,000, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है 56,000, तो इसका बैलेंस हम लिखेंगे इधर 56,000, 56,000। ओके, अब देखो, क्योंकि ये 47,000 है, 47,500 है, और ये है 56,000, तो अब इस साइड को बैलेंस करने के लिए हम क्या लिखेंगे, हमने कुछ गड़बड़ किया, 2,500 गुड्स रिटर्न इज फॉर 2,000। ओके, तो 2,000, तो ये हो गया 47,000 और ये हो गया आपका 56,000, क्योंकि ये साइड अभी इसका सम टोटल है 47,000 और हमने यहाँ लिख दिया 56,000, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जितना भी ज़्यादा बैलेंस है उसको उठा के हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना
ये 56 है, ये 47 है, प्लस 9000। अभी देखो 9000, अभी ये हमारा इस बैलेंस को हम कौन सा बैलेंस बोलेंगे, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? तो हम इसे बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, क्योंकि हमारा क्रेडिट साइड बड़ा था, डेबिट साइड को बैलेंस करने के लिए हम क्रेडिट साइड से जितना बड़ा था हम उसको यहाँ पे लेके आए, तो ये बैलेंस जो है क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। तो अभी आज का हमारा ये लास्ट इलस्ट्रेशन था। आई होप कि काफ़ी कुछ आपको क्लैरिटी मिली होगी इन इलस्ट्रेशन के बेसिस पे, और नेक्स्ट क्लास में भी हम अपने इलस्ट्रेशन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आप इन्हें ढंग से रिवाइज करके आएँ, सो दैट कि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो, और अगर डिफिकल्टी है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू, गुड बाय।